So simply on that day we have completed first poem. पहली पोएम हम लोगों ने कंप्लीट कर ली. My mother at 66. Today we have to start second poem. Second poem शुरू करनी है. And the name of the second poem is Elementary School Classroom in a Slum. In a slum by Stephen Spender. So the name of the poem, an elementary school classroom in a slum. So what do you mean by elementary school? Elementary का मतलब primary. So a primary school classroom in a slum. What is slum? A झोपड़पट्टी, झुग्गी झोपड़ी. And exactly what is slum? We have studied in second chapter, Lost Spring. सीमापुरी. The सीमापुरी is the biggest slum area. तो झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती है उनको हम स्लम एरिया बोलते हैं. So in this poem, the poet Stephen Spender is talking about the primary school of a slum area. So why he is talking about the primary school of a slum area? What is the intention? तो उसका इंटेंशन समझने के लिए at first we have to understand about Stephen Spender. और अगर स्टीफन स्पेंडर की बात करें तो he is a social reformer. ये एक social reformer है. And what is the work of the social reformer? Social reformer का काम क्या होता है? क्या करते हैं social reformer? बोलो. सोशल वर्क मीन्स सोशल रिफॉर्मर. रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म करना, सुधारना. तो सोशल रिफॉर्मर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समाज सुधारक. तो सुधारते हम किसी चीज को कब है? जब वो गलत होगी तभी तो सुधारेंगे. सही को सुधारते हैं क्या? तो सिंपल सा क्या वर्क हुआ समाज सुधारक का? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर? The vices, the evils which have been prevailed in the society. समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन बुराइयों को सुधारना, उन बुराइयों को ठीक करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है सोशल रिफॉर्मर का. जैसे राजा राममोहन राय का नाम सबने सुना होगा. क्या कहलाते हैं वो? क्या है? समाज सुधारक. क्यों उन्हें समाज सुधारक कहा गया? उन्होंने क्या किया था? सती प्रथा नाम की जो कुरीति थी, जो एक बहुत ही बड़ा ईविल था हमारी सोसाइटी के लिए, उस ईविल को, उस वाइसेस को उन्होंने क्या किया? खत्म किया. इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? सोशल रिफॉर्मर कहा गया. सो द वर्क ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर इज टू अमेंड द ईविल्स और वाइसेस इन द सोसाइटी. समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत करना, उनको खत्म करना, समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करना, उनमें सुधार करना, ये काम होता है एक समाज सुधारक का. तो स्टीफन स्पेंडर भी क्या थे? ही इज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर. ये भी एक समाज सुधारक थे. सो ही वुड ऑल्सो वर्क टू रिफॉर्म द सोसाइटी. ये भी किसके लिए काम करेंगे? ये भी सोसाइटी को सुधारने की बात करेंगे. लेकिन सुधारने के लिए पहले हमें गलत भी तो बताना पड़ेगा. भाई गलत ये है. भाई जैसे आपका एग्जाम हो और आपके नंबर कम आए तो आप जब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये पता नहीं चले गलती हमसे यहाँ हो रही. क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है हम गलत क्या है तो हम क्या सही कर लें. बात ये है ना. तो अगर आपको किसी चीज़ को सुधारना है तो पहले तो उसकी गलती बतानी पड़ेगी. ये तो यहाँ पे भी क्या कहा? दिस पोएम ही इज गोइंग टू टेल अस द प्रॉब्लम, कि समाज में प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे इस समाज को हम सुधार सकते हैं. सो इन मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, जो ज़्यादातर इनके वर्क्स है, ज़्यादातर जो इन्होंने लिखा हुआ है, इन विच दे टॉक अबाउट द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी. ज़्यादातर ये किसकी बात करते हैं? सोशल इनजस्टिस की बात करते हैं और क्लास इनइक्वालिटी. व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी? ये क्लास इनइक्वालिटी क्या होता है? देखिए जाति से तो खत्म हो चुका है. इनइक्वालिटी एक समय था
जब अनटचेबिलिटी थी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। आज मुझे तो नहीं लगता कास्ट की वजह से कोई करता है। आज कास्टिज्म की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। आज लोअर कास्ट वो है जिसके पास पैसा नहीं है। एनीवन हैज डेयर टू आस्क अंबानी फ्रॉम विच कास्ट यू आर? इफ he sent the proposal for marriage to any Pandit ji, Thakur Sahab, they have courage to ask. They would be extremely very happy by getting that proposal. And if the same proposal has came from a very poor family, then तुम चाहे 20 के पंडित जी हो नहीं करेंगे। हाँ बेटा यही तो कास्ट का मतलब क्या? क्लास से हो गया है। सो क्लास इनइक्वालिटी कहते हैं ये जो समाज है, इस समाज में हम इनइक्वालिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं, बट ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। कि हमारी क्लास क्या है। अगर पैसे वाला है तो हमारा सोचने का तरीका अलग होगा। हम कहीं बैठे हुए हैं आराम से चेयर पर, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति आया, हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? नहीं जी भाई बैठिए, अपनी चेयर हम उसे ऑफर कर रहे हो और निकाल के अरे साफ करो जल्दी से। यही तो होता है। और वहीं कोई गरीब आ जाए, जैसे मैं और सिंपल सा बोलता हूँ कि आप बस में ही बैठे हैं, बस पूरी सीट खाली पड़ी हुई है और बस कहीं रुकती है, पैसेंजर आते हैं, आपकी नज़र कौन आके हमारे बगल में बैठ रहा है, और कोई मैला कुचैला गंदा सा आए इधर और ऐसे बैठ जाते हैं, जगह नहीं कोई बैठा है ना। यही तो हम उसे अपने बगल में नहीं बिठाते। या यही क्लास में कोई आ जाए बहुत गंदा सा, बिठाना जरा, तो ऐसे बिठाते हैं जैसे। यही तो क्या है ये? इनइक्वालिटी तो है क्या? कोई इंसान नहीं है, इंसान तो वो भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसे इंसान की जैसे ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं आज। तो कहते हैं ये क्लास इनइक्वालिटी है समाज में। कि जो मैं सिंपल सा बोलता हूं, इन प्रेजेंट सिनेरियो द कंडीशन इज लाइक दैट इफ अ रिच पर्सन डू द सेम थिंग दैट इज नोन एज अ फैशन, एंड इफ द पुअर पर्सन डू द सेम थिंग दैट इज क्राइम। गरीब ने अगर वही कर दिया तो वो क्या क्राइम हो जाए, और पैसे वाला कर दे तो वही फैशन है, सब कुछ है। और हम यही तो करते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। कि अगर हीरो ने कटिंग करी है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल गजनी का था, है ना, कि भाई उसको तो चोट लगी हुई थी, भाई इधर से सर फटा था, इधर से फटा था, इसलिए उसकी हेयर स्टाइल ऐसी थी। लेकिन हमने क्या करा? हमने उसे फैशन बना लिया, हमने और नहीं ऐसी ही कटनी है ना। अब वैसे नहीं, अब एक तो जैसे आजकल तो कुछ भी करा लो, सब फैशन है। लेकिन आप और बना के चलो तो लोग क्या करेंगे? पागल हो गया है बिल्कुल। आजकल कभी कभी देखते होंगे ना, हीरो हीरोइन ऐसे पैंट पहननी होती, पैंट है कहाँ है ना, केवल इधर थोड़ा लटका हुआ है बस, वो पहने। क्या फैशन, ड्रेसिंग सेंस है, क्या फैशन है। आप निकल के पहन के निकलो एक दिन रोड पर, समझ में आ जाएगा क्या ड्रेसिंग सेंस है। यही तो सोच हमारी बदलती है, और किस बेसिस पर बदल रही है? क्लास के बेसिस पर। अगर क्लास कुछ और है तो हमारा सोचने का तरीका कुछ और है। क्लास चेंज हुई, हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। तो स्टीफन स्पेंडर यही कह रहे हैं दैट द सेम थिंग हैपेंड इन दिस सोसाइटी आल्सो, दैट दो वी लिव इन दिस सोसाइटी टू whom we call that this is a civil society। सिविल सोसाइटी का मतलब ये ऐसा समाज है जहाँ सभ्य लोग रहते हैं। लेकिन वो कहता है वास्तव में यहाँ पर क्या है? a lot of discrimination is going on। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया क्लास इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं सोशल इनजस्टिस, क्योंकि ये जो करते हैं हम, ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? इनजस्टिस। और ये एक व्यक्ति करता है या पूरा समाज करता है?
और जब पूरा समाज करता है तो कैसा इनजस्टिस हो गया, सोशल इनजस्टिस हो गया। तो स्टीफन स्पेंडर ने अपने सारे वर्क्स में जितने भी इन्होंने पोएम्स या जो भी लिखे हुए हैं, ही मोस्टली टॉक अबाउट द क्लास इनइक्वालिटी, समाज में जो क्लास इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी फैली इसकी बात करते हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ऐसी नहीं है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस, क्योंकि ये सोशल इनजस्टिस की वजह से है, क्योंकि पूरा का पूरा समाज ऐसा हो गया है। तो अगर हम यहाँ बात करें an elementary school classroom in a slum, so here he is simply talking about the people who live in slum area, कि जो स्लम एरिया में रहते हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि उनका एजुकेशन का सिस्टम क्या है, तो वो बात कर रहे हैं उनका। तो यहाँ पे देखेंगे 4 पैराग्राफ इस पोएम में, और चारों पैराग्राफ में अलग अलग देखने को मिलेगा। इन फर्स्ट पैराग्राफ he is talking about the pathetic and miserable condition of slum area children, जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं उनकी दयनीय हालत बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो किस कंडीशन में रहते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड पैराग्राफ he is describing the classroom scene, जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं उसको बता रहे हैं। And that classroom scene is completely contrasting to their real life, और जो क्लासरूम का सीन है वो उनके रियल लाइफ से पूरी तरीके से कैसा है, पूरी तरीके से कंट्रास्टिंग है, पूरी तरीके से अपोजिट है। थर्ड पैराग्राफ में आता है इम्पैक्ट, ये जो सीन वो देखते हैं, समाज में जो कुछ देखते हैं उसका उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट, जैसे हम जो अपने आसपास देखते हैं उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट थर्ड में क्या बता रहे हैं, इम्पैक्ट बता रहे हैं। एंड फोर्थ पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू टेल अस द वे हाउ टू अमेंड द गैप। वो ये कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है, जैसे आप एनिस जंग को पढ़ा हुआ है आपने, वहाँ पे उन्होंने फिरोजाबाद के लिए कहा था देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, तो उन्होंने कहा देयर आर 2 डिस्टिंक्ट वर्ड इन फिरोजाबाद इट सीम्स। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर लास्ट ईयर वाला, तो उन्होंने कहा था देयर आर 2 डिस्टिंक्ट वर्ड इन द फिरोजाबाद इट सीम्स, मुझे ऐसा लगता है फिरोजाबाद में 2 संसार हैं। फिर उन्होंने कहा था फर्स्ट वन इज दोज हु हैव बीन कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन व्हिच दे आर बॉर्न। इस पहला संसार उनका दोज हु हैव बीन कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में उलझे हुए हैं, और बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, या किसमें उलझे हुए, कास्ट का कलर, मींस लोअर क्लास और लोअर कास्ट। यही तो हो गया, जिनके पास पैसा नहीं वो लोअर क्लास, जिनकी कास्ट नीचे वो लोअर कास्ट। तो उन्होंने कहा था कि पहला संसार यहाँ किसका है, लोअर क्लास और लोअर कास्ट, और दूसरा सेकंड वर्ड इज द वर्ड ऑफ मिडिल मैन साहूकार पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट कीपर्स ऑफ लॉ, मींस दूसरा संसार पैसे वालों का। तो यहाँ पे भी ये यही कह रहे हैं स्टीफन स्पेंडर कि ऐसा लगता है इस समाज में कितने संसार बन गए, इस समाज में 2 संसार बने। फर्स्ट वर्ड इज द वर्ड फॉर रिच पीपल एंड सेकंड वर्ड इज द वर्ड फॉर पुअर पीपल। और कह रहा है वो अब क्या है, वो जो ये जो 2 संसार बन गए ना, कहते दे आर जस्ट लाइक द बैंक्स ऑफ अ रिवर, ये एक नदी के 2 किनारे जैसे हो गए, क्योंकि जो नदी के 2 किनारे वो आपस में कभी मिलते नहीं। तो वही कह रहा है कि अब ये 2 हमें क्या करना है, हमें इन सबको एक साथ मिलाना है, लेकिन अब ये 2 संसार नदी के ऐसे किनारे के जैसे कि मिलेंगे नहीं, तो हम उस नदी के किनारों को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज टू मेक अ ब्रिज, ब्रिज बना देते हो। ब्रिज क्या करता है, दैट एवरेज द गैप, वो जो गैप होता है ना उस गैप को भर देता है, दोनों किनारों को मिला देता है। तो ये कह रहे हैं स्टीफन स्पेंडर कि समाज में फैली हुई बुराइयों की वजह से इस संसार में हमने क्या कर दिया है कि 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, इन लास्ट पैराग्राफ ही इज गोइंग टू टेल अस द वे बाय व्हिच वी कुड एवरेज द गैप। लास्ट पैराग्राफ में वो तरीके बता रहे हैं जिस प्रकार से समाज में ये जो गैप आ गया है, इस गैप को क्या कर सके हम लोग, भर सके, कैसे इन दोनों समाज में फैली हुई दूरियों को खत्म कर सके, कैसे ये संसार को हम एक संसार बना पाए। तो ये लास्ट पैराग्राफ में है, ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ तो क्या है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दे चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। तो क्या कहता है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स से मतलब, गस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग, वेव्स हवा कहते हैं। तो कहता है द चिल्ड्रन हु लिव इन स्लम एरिया, वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं वो किससे दूर हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मींस स्ट्रॉन्ग वेव से, स्ट्रॉन्ग एयर से दूर है। मतलब या गस्टी वेव से मतलब क्या है, हेल्दी एनवायरनमेंट। भाई जैसे ये झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। अनिश जंग का एक जो पहला पार्ट था सीमापुर, इसमें बताया था कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। याद हो तो उसमें लिखा था दे लिव इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। कि घर नहीं था, पक्का घर नहीं था, किसमें रहते थे, स्ट्रक्चर ऑफ मड, इस दीवारें मिट्टी की बनी हुई, रूफ ऑफ टिन और टारपोलिन, पक्की छत नहीं, टिन या टारपोलिन, तिरपाल इसको हम बोलते हैं, पॉलीथिन ब्लैक कलर की वो, और सीवेज ड्रेनेज कुछ नहीं है, बाहर पानी, बहुत गंदगी में रहते हैं। और क्या कहा जाता है, अगर एक बच्चा कहाँ बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, जब अच्छे एनवायरनमेंट पर रहता है, या वो बच्चा जो गंदे एनवायरनमेंट में गंदगी जगह में रहता है, कहाँ। तो ये स्लम एरिया के बच्चे कहाँ रहते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में या बुरे एनवायरनमेंट। तो ये किससे दूर है, अच्छे एनवायरनमेंट से। तो यहाँ गस्टी वेव से मतलब क्या कह सकते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। सो सिंपली स्टीफन स्पेंडर सेड दैट द चिल्ड्रन हु लिव इन स्लम एरिया, कि वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, दे आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम द हेल्दी एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड। वो किससे दूर है, इस संसार के हेल्दी एनवायरनमेंट से बहुत दूर है। द हेल्दी एनवायरनमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, कि वो एनवायरनमेंट जो किसके लिए चाहिए होता है, एक बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। क्योंकि ये कहा जाता है दैट अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ होने के लिए आपको कैसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे तो बहुत सारी जर्म्स वो बीमार हो जाएंगे। लेकिन कहता है जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं वो क्या होते हैं, दे आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम द हेल्दी एनवायरनमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कि ओवरऑल डेवलपमेंट हेल्दी एटमॉस्फेयर से तो बनता है। हेल्दी एनवायरनमेंट मीन्स फिजिकली हेल्दी तो मेंटली भी हेल्दी होंगे। तो यही कहते हैं कि वो हेल्दी एनवायरनमेंट जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, ये जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं ये उस हेल्दी एनवायरनमेंट से कैसे रहते हैं, फार फार अवे, उससे बहुत दूर रहते हैं। एंड फिर क्या कहते, फार लाइक रूटलेस वीड्स। और इन बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है, दैट द चिल्ड्रन आर लाइक रूटलेस वीड्स, कि ये बच्चे तो रूटलेस वीड्स के जैसे हैं। व्हाट इज वीड, वीड किसका बोलते हैं, जंगली पौधे। यस, अनवांटेड प्लांट, या इसको हम जंगली पौधे बोलते हैं। तो इन बच्चों को बेटा अनवांटेड प्लांट क्यों कहा है, व्हाट शुड बी द रीजन। भाई ये तो बच्चे हैं तो इनको अनवांटेड प्लांट क्यों कहा गया। जैसे आप बैठे हैं, हाँ बोलो बोलो, नहीं इससे नहीं बेटा। जैसे आप बैठे, मान लो अभी यहाँ सीट पर बैठे हैं, बिल्कुल गंदा सा बच्चा आता है, आप कहा जाता है किसको बिठाओ, बिठा लेते हैं क्या, नहीं बिठाते आप। आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, भिखारी जैसे लोग अगर आना चाहे आप आने देते हैं क्या, आने देते हैं। जैसे घर में आप कौन सा लगाते हैं, बीट जंगली पौधा लगाते हैं, अच्छा लगाते हैं, अच्छा जंगली आपके लिए क्या है, अनवांटेड। ऐसे ये लोग भी आपके लिए क्या हो गए, अनवांटेड। यही तो है, आप उन्हें अपने यहाँ आने ही नहीं देते। तो कहते हैं जैसे पौधे होते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं वो सिविल सोसाइटी के लिए अनवांटेड होते हैं, हम अपने घरों में नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं,
दे आर अनवांटेड फॉर द सिविल सोसाइटी। एक ऐसा समाज जिसको हम सभ्य समाज बोलते हैं, वो सभ्य समाज में इन जैसे लोगों को कैसा मानते हैं, वीड के जैसा मानते हैं, अनवांटेड मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि हाँ हमें उनकी जरूरत नहीं है। देयर हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर। और जैसे देखा होगा आपने कि ऐसे जगह में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो कैसे बेचारे दुबले पतले बिल्कुल ऐसे ही बिना तैयार हुए ऐसे ही घूम रहे होते, बाल बिखरे हुए। तो दे आर हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर। पेलर मतलब पेल फेस, पीला चेहरा पड़ गया है। एंड दे आर नॉट वेल ग्रूम्ड, अच्छे से तैयार भी नहीं होते, ऐसे ही सुबह उठे पीले चेहरे पर बाल बिखरे हुए ऐसे इधर उधर घूमते रहते। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। और उसी क्लास में कौन बैठी? अ टॉल गर्ल, एक लंबी सी बच्ची बैठी हुई है और उसका सर झुका हुआ है। और सर क्यों झुका हुआ? देयर मे बी नंबर ऑफ पॉसिबल मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग वाज लाइक दैट शी वाज वेरी ओल्ड, काफ़ी उम्र में बड़ी है, बट शी हैज़ टू सिट अलॉन्ग विद स्मॉल चिल्ड्रन, लेकिन छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ रहा। दैट्स व्हाई शी वाज फीलिंग अशेम्ड एंड हर हेड वाज डाउन। दूसरा ये भी कह सकते दो शी वाज क्वाइट यंग बट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज केम टू हर, दैट्स व्हाई हर हेड वाज डाउन। तीसरा हम ये कह सकते दो शी वाज क्वाइट ग्रोन अप but because of the poverty she didn't have proper clothes just to hide her body properly, that's why she was feeling ashamed। तो उसी क्लास में एक लंबी सी बच्ची चुपचाप सर झुकाए बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय। और कैसा लड़का बैठा हुआ है? पेपर सीमिंग बॉय। व्हाट डू यू मीन बाय पेपर सीमिंग बॉय? अब बिल्कुल दुबला पतला पेपर के जैसे दिखने वाला लड़का भी बैठा हुआ है। विथ रेड साइज। और आंखें किसकी है? रेड साइज। यहाँ पे मेटाफर है, जैसे लाइक रूटलेस वीड्स था वहाँ पर सिमली थी। तो कहता है विथ रेड साइज, चूहे की आंखें। और चूहे की आंखें क्यों कहा गया उसकी आंखों क्यों? क्योंकि चूहा हमेशा क्या ढूंढता है? खाना। ऐसे ये रहने वाले बच्चे क्या ढूंढते हैं? हमेशा खाना कुछ मिल जाए। तो क्योंकि चेहरे पर कोई चमक नहीं, केवल आंखें चमकती हैं, आंखों में भी हंगर दिखता है, तो चूहे जैसी आंखें लिए हुए बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है। और जो बच्चा बैठा वो क्या था? स्टंटेड अनलकी हीर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। तो कहता जो बच्चा बैठा हुआ वो क्या है? द स्टंटेड। स्टंटेड मतलब अंडर नरिश्ड, अनडेवलप्ड। अब अंडर नरिश बच्चा कब होता है? कब पूरी बॉडी ग्रोथ नहीं होती है? खाना नहीं, हाँ सिंपल से जब तक बैलेंस डाइट नहीं मिले। आपने देखा होगा कुछ दिखाए जाते हैं ना बच्चों के फिगर, गरीब देश होते हैं कि बच्चे क्या इधर पूरी हड्डी दिख रही है, पेट केवल बाहर निकला है। मेलन्यूट्रिशन की जैसे शिकायत होती है, कुपोषण बोलते हैं, उसमें यही होता है। बीमारी होती है जिन बच्चों को नहीं करके क्या होता है? पेट पूरा ऐसा दिखा होगा, बहुत हारे होंगे, पेट केवल ऐसा निकला होगा, हड्डी दिख रही होंगी। तो ये अंडर नरिश क्यों है? बिकॉज दे वुडंट गेट प्रॉपर फूड। तो कहते हैं जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं वो स्टंटेड है, मतलब अंडर नरिश्ड है, अनडेवलप्ड है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता। अनडेवलप्ड तो है। द स्टंटेड अनलकी हीर, उसके साथ साथ ही अनलकी हीर है। व्हाट डू यू मीन बाई अनलकी हीर? हीर किसको बोलते हैं? सक्सेसर, उत्तराधिकारी। तो ये अनलकी हीर है, हम लोग लकी हीर हैं। सक्सेसर तो हम भी हैं, लेकिन हम लकी हैं। हमें लकी क्यों माना जाता है? क्योंकि पेरेंट्स हमें विरासत में क्या छोड़ के गए हैं? क्या छोड़ के जाएंगे? पैसा, प्रॉपर्टी, यही तो है। तो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत, प्रॉपर्टी, पैसा मिल रहा है, इसलिए हम क्या है? लकी है। लेकिन ये अनलकी क्यों है? क्योंकि इन्हें अपने पेरेंट्स से पैसा, प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। दे गॉट ट्विस्टेड बोन्स, मतलब बीमारियां, झुकी हुई हड्डियां, जेनेटिक जो बीमारियां हैं वो बीमारियां मिलती, इसलिए जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं वो क्या है? द स्टंटेड, ये अनडेवलप्ड है। दे आर अनलकी हीर, ये अनलकी हीर है क्योंकि इन्हें अपने पेरेंट्स से विरासत में क्या मिला हुआ है? दे गॉट द जेनेटिक डिसीज है, जो पैतृक जो बीमारियां हैं वो उन्हें बीमारियां मिली हुई हैं। Reciting our father's null disease, his lesson from his desk. And when a child got up on his table, और जब एक बच्चा अपने डेस्क पर खड़ा होता है तो ऐसा नहीं लगता that he stood there just to read his lesson। जैसे नहीं कभी कभी कोई बीमार होता है, उसे देख के समझ में आ जाता है ऐसे ये बीमारी है। तो वो कहता है वहाँ पर जब बच्चे खड़े होते हैं ना,
तो ऐसा नहीं लगता कि अपना चैप्टर पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। जब खड़े होते ऐसा लगता है ये बताने के लिए खड़ा हुआ, देख लो मुझे भी ये बीमारी है और ये मुझे किससे मिली हुई है, ये मुझे अपने पेरेंट्स से मिली हुई है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वो कहता है उसी क्लास में पीछे क्या है, वन अननोटेड, कैसा बच्चा बैठा हुआ है, अननोटेड मतलब जिसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया, एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ छोटा सा, स्वीट एंड यंग। और अभी वो कैसा है, बहुत ही छोटा है और इसीलिए क्या है, स्वीट है वो। His eyes live in a dream, लेकिन छोटा है इसीलिए उसके आंखों में क्या है, सपने हैं। और बच्चे सपने भी किसके देखते हैं, खेल कूद के। तो क्या सपना देख रहा है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, वो सपना देख रहा है कि बाहर ट्री रूम, इस पेड़ हॉलो नहीं हो जाता, खोखल होता है, उसमें गिलहरी इधर उधर भाग रही होगी, तो वो सपने देख रहा है अदर देन दिस। वो ये सब नहीं सोच रहा है, ये सबसे मतलब क्या नहीं सोच रहा है कि बड़े होके मैं भी क्या रह जाऊंगा, मैं भी स्टंटेड, मैं भी अंडर नरिश्ड रह जाऊंगा, बड़े होके मैं भी कैसा हीर बन जाऊंगा, मैं भी अनलकी हीर बन जाऊंगा। क्यों, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, छोटा है इसीलिए उसे भी रियलिटी पता नहीं है, इसीलिए उसे पता नहीं है कि सपने देखने का तो उसे अधिकार ही नहीं है। सपने तो वो देखते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन अभी बहुत छोटा है इसीलिए स्वीट है, इसीलिए वहाँ बैठकर सपने देख रहा है। तो इस पहले पैराग्राफ में पोएट ने क्या करा, पैथेटिक और मिजरेबल कंडीशन उनकी बताई कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी कंडीशन क्या है। इसके बाद का कल करेंगे।